है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में उपसह संयोजक यौगिक चैप्टर अभी ये चल रहा है। इस चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने उपसह संयोजक यौगिकों में आबंधन के बारे में बताया था और यह बताया था कि उपसह संयोजक यौगिकों में बंध की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। पहला था आपका वर्नर का सिद्धांत, दूसरा है आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत, तीसरा है आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो पिछले वीडियो में वर्नर का सिद्धांत हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपने कक्षा 11 में आबंधन चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक आबंधन के बारे में चैप्टर में आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। आज हम लोग उपसह संयोजक यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोलते हैं इसको वीबीटी, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यह सिद्धांत लाइनस पॉलिंग नाम याद रखेंगे कि लाइनस पॉलिंग ने प्रस्तुत किया था। लाइनस पॉलिंग ने प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसे पॉलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। पॉलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये पहले लाइन तो यही आप याद रखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत दिया किसने था? तो लाइनस पॉलिंग ने दिया था। क्योंकि लाइनस पॉलिंग ने दिया था इसीलिए इसको हम पॉलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार किसी संकर यौगिक बा कहें, जटिल यौगिक कहें या फिर उपसह संयोजक यौगिक कहें, एक ही बात है। किसी संकर यौगिक के निर्माण में लिगेंड्स तथा केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड्स ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे कि लुई क्षार, लिगेंड्स और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? लुई क्षार, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि लिगेंड्स किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करते हैं और अकॉर्डिंग टू लुई जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करते हैं वही क्या कहलाते हैं? लुई क्षार। ठीक है। और यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करता है और लुई के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करता है वो कहलाता है लुई अम्ल। क्लियर? तो केंद्रीय धातु तथा ये यौगिक के निर्माण में लिगेंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु
केंद्रीय धातु परमाणु, और इसको ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, लुई अम्ल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करता है। ठीक है, के मध्य अभिक्रिया होती है, लिगेंड्स तथा केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप लिगेंड्स तथा धातु परमाणु के मध्य उपसह संयोजक बंधों का निर्माण होता है। उपसह संयोजक बंधों का निर्माण होता है। मतलब कहना है क्या कि लाइनस पॉलिंग ने बताया कि किसी भी संकर यौगिक के निर्माण में जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता की तरह कार्य करते हैं, और जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का कार्य करता है। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके मध्य अभिक्रिया होती है, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप ही धातु परमाणु और लिगेंड्स के बीच उपसह संयोजक बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्न हैं। यानी इस सिद्धांत में जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो नीचे निम्न हैं। क्या है सिद्धांत के पॉइंट? नंबर 1 केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में कई रिक्त d ऑर्बिटल होती हैं। जो कह रहे हैं पहला पॉइंट क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में कई रिक्त d ऑर्बिटलें होती हैं। ठीक है, d ऑर्बिटल की बात करें या कहीं d कक्षक होते हैं, और कैसे होते हैं? रिक्त होते हैं, जिसमें लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, लिगेंड किसका काम कर रहा है? आपका दाता का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देगा। दिए गए इलेक्ट्रॉन आसानी से समावेशित हो जाते हैं, आसानी से समावेशित हो जाते हैं।
दाता की तरह काम वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और ग्राही का काम वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दे रहा है तो उसको लेने वाला भी क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। लेके उसको रखेगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, ऑर्बिटल्स में रहते ही जाके, कक्षक में रहते ही जाके। तो उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए इनके पास जो धातु परमाणु है, उस धातु परमाणु में रिक्त डी ऑर्बिटल्स होती हैं। उन्हीं रिक्त डी ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन जाके समावेशित हो जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त परमाणुविक ऑर्बिटल परमाणुविक ऑर्बिटल आवश्यकता अनुसार संकरण में भाग ले सकते हैं। कहा जा रहा है जो केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो रिक्त डी ऑर्बिटलें हैं वो आवश्यकता अनुसार संकरण में भाग लेंगे। जितनी आवश्यकता होगी उतनी परमाणुविक ऑर्बिटलें संकरण में भाग लेती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें, जब कोई लिगेंड किसी धातु परमाणु या आयन के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु जैसे वे संपर्क में आएगा तो क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त ऑर्बिटल के रिक्त डी ऑर्बिटल केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित ऑर्बिटल, यहां पे लिख देंगे, क्या करते हैं, डी ना लिख के क्या लिखते हैं, संकरित ऑर्बिटल, क्योंकि आवश्यकता अनुसार संकरित हो जाएंगे। एक मिनट, रिक्त संकरित ऑर्बिटल लिगेंडों के एकाकी इलेक्ट्रॉन
युग्मोयुक्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मोयुक्त ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग। अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन में क्या होगा कि दोनों ऑर्बिटलों के कुछ पार्ट क्या होते हैं, वो आपस में शेयर करते हैं, और जो शेयरिंग रीजन जो होता है, जो साझा वाला क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में ही वो इलेक्ट्रॉन समावेशित होते हैं। ठीक है, ठीक है। जिससे लिगेंड धातु अतिव्यापन करते हैं, जिससे लिगेंड धातु उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है। बंध का निर्माण होता है। तो तीसरा पॉइंट हो गया, जैसे ही कोई लिगेंड किसी धातु परमाणु के संपर्क में आएगा तो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित ऑर्बिटल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों युक्त ऑर्बिटलों के साथ, एक लिगेंडों के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे लिगेंड धातु उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट देख लें। फोर्थ पॉइंट, संकर निर्माण की प्रक्रिया में, यानी जो उपसह संयोजक बन रहा है यौगिक, उसकी बात कर रहे हैं। संकर निर्माण की प्रक्रिया में हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का अनुसरण किया जाता है। यानी जब संकर निर्माण की प्रक्रिया चल रही होगी तो उसमें हुंड के नियम का पालन किया जाएगा। और हुंड का नियम आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है कि हुंड का कहना है कि किसी भी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, क्योंकि पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, भरा जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तब उसमें पेयरिंग कराई जाती है। ठीक है। दूसरा देखें, संकर निर्माण की प्रक्रिया में हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का अनुसरण किया जाता है, परंतु किसी प्रबल लिगेंड के प्रभाव से, परंतु किसी प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत हुंड के
नियम के विपरीत युग्मित भी हो सकते हैं। ठीक है, कह रहे संकर निर्माण की प्रक्रिया में हुंड के नियम का अनुसरण किया जाता है, परंतु यदि कोई लिगेंड प्रबल लिगेंड है तो प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन भी हो जाता है। ठीक है, यानी हुंड के नियम का पालन फिर नहीं होता है। अगला देखें, फिफ्थ पॉइंट। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, यदि संकरण में धातु परमाणु की n-1 d ऑर्बिटल भाग लेती है, तो इस प्रकार बने यौगिक अंतः ऑर्बिटल संकर ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम होती है, इसीलिए इन्हें निम्न चक्रण यौगिक या निम्न चक्रण संकर भी कहते हैं। अंग्रेजी में लिख लेंगे क्या इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। तो संकर निर्माण की प्रक्रिया में, यदि किसी संकर के निर्माण की प्रक्रिया में अभी बताया था क्या, अगर कोई प्रबल लिगेंड है तो उस प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण वहां पर जो अंदर वाली डी ऑर्बिटल होगी उस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, जिससे कुछ डी ऑर्बिटलें रिक्त हो जाएंगी, अर्थात अंदर वाली डी ऑर्बिटलें संकरण में भाग लेंगी। और जब अंदर वाली डी ऑर्बिटल संकरण में भाग लेती है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, न्यूनतम होती है। तो इस प्रकार के संकर यौगिक क्या कहलाते हैं, अंतः ऑर्बिटल, क्योंकि अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज हो रही है, n-1 d यूज हो रही है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, अंतः ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम होती है, इसीलिए इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे ये कब बनेगा, जब लिगेंड कैसा हो, प्रभावी हो। लिगेंड कैसा हो, प्रबल लिगेंड हो, प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा तभी अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज हो पाएगी, क्योंकि अंदर वाली डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लिगेंड क्या करते हैं कि उनका युग्मन करा देते हैं, जिससे उसमें कुछ रिक्त डी ऑर्बिटलें हो जाती हैं और संकरण में भाग लेती हैं। क्लियर? अगला पॉइंट देख लें। पॉइंट नंबर 6। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। यदि संकरण में धातु परमाणु की बाह्य डी ऑर्बिटल, जो बाहर वाली डी ऑर्बिटल है अगर वो यूज हो रही है, बाह्य डी ऑर्बिटल भाग लेती है तो इस प्रकार बने यौगिक बाह्य ऑर्बिटल संकर, या अंग्रेजी में कह सकते हैं क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है इसीलिए इन्हें उच्च चक्रण यौगिक या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, कह रहे यदि उस संकर निर्माण की प्रक्रिया में जो लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो प्रबल नहीं है, दुर्बल लिगेंड है, तो वो अंदर वाली जो n-1 d ऑर्बिटल होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका युग्मन नहीं करा पाएगी, अर्थात कोई भी अंदर वाली d ऑर्बिटल रिक्त नहीं होगी। तो संकरण में क्या होगा कि जो बाह्य d ऑर्बिटल है वो संकरण में भाग लेगी। तो इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्योंकि बाहर वाली डी ऑर्बिटल यूज हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बाह्य ऑर्बिटल संकर। और इसमें क्या होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि युग्मन तो हो नहीं पाया है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसमें चक्रण यानी स्पिन ज्यादा होगा, इसलिए क्या कहते हैं उसको, उच्च चक्रण यौगिक यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी का लास्ट पॉइंट देखें, 7वां पॉइंट।
यदि किसी संकर में यदि किसी संकर में, संकर मतलब क्या, वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, जटिल यौगिक कुछ भी बोल सकते हैं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या उपस्थित हों तो वह, अगर चुंबकीय प्रवृत्ति की बात की जाए, प्रकृति की बात की जाए, आपने 11 में पढ़ रखा होगा, यदि किसी यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, तो कैसा होगा, वह डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो वह संकर कैसा होगा, अनुचुंबकी, ब्रैकेट में लिख लेंगे पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन कैसे अयुग्मित हैं, तो उसके चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, अनुचुंबकीय होगी, और यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो वह संकर प्रतिचुंबकी अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक होता है। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ये आपका है संयोजकता आबंध सिद्धांत हो गया, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत याद रखेंगे कि इसको किसने दिया था, लाइनस और पॉलिंग ने दिया था, इसे पॉलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया, क्या कहा कि किसी संकर यौगिक के निर्माण में लिगेंड क्या करते हैं, लुई क्षार का काम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, ठीक है। जबकि आपका केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, इसे लुई अम्ल का काम करता है। जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तभी उन दोनों के मध्य उपसा संयोजक बंधों का निर्माण होता है। इस सिद्धांत में कुछ प्रमुख बातें थी, क्या था, पहला पॉइंट था कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में कई रिक्त डी ऑर्बिटल होती हैं, जिसमें लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन आसानी से समावेशित हो जाते हैं। जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसे रखने की कैपेसिटी आपके धातु परमाणु में होनी चाहिए, तो वहां क्या होता है कि रिक्त डी ऑर्बिटल होती है। कह रहे केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त परमाणु ऑर्बिटल आवश्यकता अनुसार संकरण में भाग लेते हैं। जितनी भी रिक्त डी ऑर्बिटलें हैं सारी पार्टिसिपेट संकरण में नहीं करती हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही रिक्त डी ऑर्बिटलें संकरण में भाग लेती हैं। तीसरा पॉइंट था, जब कोई लिगेंड किसी धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संग्रहित ऑर्बिटल लिगेंडों के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों युक्त, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, तो उस एक इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त जो ऑर्बिटल है उसके साथ क्या करते हैं, ये अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन में मैंने बताया कि दोनों के जो ऑर्बिटल होंगे वो एक दूसरे से अब कुछ क्षेत्रों से क्या होंगे, शेयरिंग कर लेंगे, और उस शेयरिंग रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो अतिव्यापन करेंगे जिससे लिगेंड और धातु के बीच उपसा संयोजक बंध का निर्माण होगा। कह रहे संकर निर्माण की प्रक्रिया में हुंड के नियम का पालन किया जाता है, ठीक है, परंतु अगर कोई लिगेंड प्रबल है तो प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण
प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण कभी कभी नहीं, ऑलवेज प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर प्रबल लिगेंड आपका है तो प्रबल लिगेंड है तो अगर युग्मन करा देगा तो युग्मन करा देगा, यानी संकरण में धार परमाणु की N-1 d ऑर्बिटल अगर युग्मन हो जाएगा तो अंदर की रिक्त डी ऑर्बिटल कुछ डी ऑर्बिटल रिक्त हो जाएगी, अर्थात वह संकरण में पार्टिसिपेट करेगी। यानी यदि संकरण में धार परमाणु की N-1 d ऑर्बिटल भाग लेती है, ये भाग कब ले पाएगी? जब आपका लिगेंड कैसा हो, प्रबल हो, तभी वो अंदर की डी ऑर्बिटल में युग्मन कराएगा, जिससे हो सकता है कुछ खाली हो जाए। जैसे मान लो आपकी ये डी ऑर्बिटल हो, ये डी ऑर्बिटल है, डी में 5 होते हैं, जानते हैं आप कक्षक, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5। अभी ये रिक्त नहीं है। अगर लिगेंड प्रबल होगा तो प्रबल लिगेंड होगा तो क्या करा देगा? युग्मन कराएगा, ये इसमें भेज देगा, इसको इसमें भेज देगा। ठीक है, ये खाली रह जाएगा, यानी बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? ये कंडीशन हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे अभी डी ऑर्बिटल देखें रिक्त हो गई, तो रिक्त हो गई तो ये आपका संकरण में भाग लेगी, और जो संकरण में भाग लेगी तो यहाँ जो आपका यौगिक बनेगा उसे बोलेंगे अंतः ऑर्बिटल संकर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? न्यूनतम होगी, इसीलिए इसे कहते हैं निम्न चक्रण यौगिक, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये कब होगा? जब आपका लिगेंड कैसा हो? प्रभावी हो। ठीक है, प्रबल हो। छठा पॉइंट कहते हैं संकरण में धातु परमाणु की बाह्य डी ऑर्बिटल तभी पार्टिसिपेट करेगी जब अंदर वाली डी ऑर्बिटल खाली ना हो पाए। अंदर वाली डी ऑर्बिटल खाली कब होगी? जब इनका युग्मन हो जाए। तो दुर्बल जो लिगेंड होंगे, जो युग्मन नहीं करा पाते हैं, तो उस कंडीशन में बाहर वाली डी ऑर्बिटल यूज होती है, तब वहां पे जो यौगिक बनता है उसे बोलते हैं बाह्य ऑर्बिटल संकर या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? उच्च चक्रण यौगिक बोलते हैं। अगला, यदि किसी संकर में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उसकी जो चुंबकीय प्रकृति होगी वो कैसी होगी? अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होगा। और यदि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक कहलाएगा। तो ये आपकी पूरी संयोजकता आबंध सिद्धांत आपका हो गया है। इसी संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर अब हम आगे अगले वीडियो में इस संयोजकता आबंध सिद्धांत का अनुप्रयोग करते हुए कुछ यौगिकों की ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आशा है आज आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो आपकी बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे जैसे ही वे वीडियो डालता हूं, अपलोड करूंगा, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी पहले ही आप वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। तो ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।